जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मीन लगन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मीन लगन के मारक ग्रहों की बात करते हैं। कल हमने कारक ग्रहों की बात की थी, तो मीन लगन में कारक ग्रह बने थे बृहस्पति देवता जो कि लगन और दशम भाव के मालिक थे, मंगल देवता योग कारक बने जो कि दूसरे और नवम भाव के मालिक थे, चंद्रमा देवता योग कारक बने जो कि पंचम भाव के मालिक थे, और बुध देवता अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से अच्छा फल देने में बाध्य हो जाते हैं। अगर लगन में है, तीसरे, छठे, आठवें, 12वें में है तो बुधदेव अच्छा फल अपनी दशांतरा में नहीं देंगे। अगर बाकी घरों में है तो बुधदेव अपनी दशांतर दशा में अच्छा फल अवश्य देंगे। तो आज इस श्रृंखला का अगला पड़ाव पढ़ते हुए बात करते हैं मीन लगन की कुंडली में मारक ग्रह कौन कौन से होते हैं। एक बात सदैव याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, मैं ये पहले भी आपको बताता आया हूँ, मारक ग्रह का मतलब ये नहीं होता कि ग्रह आपको मारने वाला है। मारक ग्रह का मतलब ये होता है कि ग्रह आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला है। चाहे वो आपके घर की बरकत में कमी ला कर दे, चाहे वो आपकी टेंशन बढ़ा कर दे, चाहे आपकी भागदौड़ बढ़ा कर दे, चाहे आपके कामकाज का उतना रिजल्ट ना दे, चाहे आपके मान यश में कमी लाए, चाहे बंदा हार्डवर्क ज़रूरत से ज़्यादा करे और उसकी आउटपुट ना मिले, तो कोई भी ऐसी स्थिति हो, मारक ग्रह अपना फल इस सूरत में आपको देता है। मारक ग्रह का मतलब मारना नहीं होता। तो एक और बात याद रखिएगा कि मारक ग्रह कुंडली में डिग्री वाइज जितना कमज़ोर होगा, यानी जितना बलहीन होगा, उतनी ही उसकी दशा अंतर्दशा हमें कम परेशान करेगी। ये एक बहुत बड़ा बेसिक फार्मूला है प्रिय दर्शकों। अगर आप ये समझ जाएंगे तो बहुत कुछ आगे समझने में आपको आसानी रहेगी। मारक ग्रह का बलहीन होना कुंडली में शुभ माना जाता है, कुंडली में अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसकी बुराई का तत्व उतना कम हो जाता है जितना अंश मात्र उसमें कमी रहती है। तो मीन लगन की कुंडली में, ये मीन लगन इसलिए बनी क्योंकि पहले भाव में 12 नंबर लिखा है। मीन लगन की कुंडली में पहले मारक ग्रह की बात करते हैं शुक्र देवता। मीन लगन के मालिक हैं बृहस्पति देवता जो कि देवगुरु हैं। देवगुरु ने शुक्राचार्य दानव गुरु को क्या दिया? दानव गुरु को तीसरे घर का मालिक बनाया। तीसरा घर छोटी मोटी यात्राओं का, हमारी मेहनत का, छोटे भाई बहन का, हमारी भागदौड़, हमारा पराक्रम, हमारा हार्डवर्क, हमारी मेहनत, ये सारी चीज़ों का डिपार्टमेंट शुक्राचार्य को दिया। और शुक्राचार्य को साथ में दिया 8वें घर का डिपार्टमेंट, यानी मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट, ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, मेंटल पीस डिस्टर्ब होना, एंग्जाइटी, हर काम की ऑब्स्टेकल। तो ये दोनों ही बुरे डिपार्टमेंट शुक्राचार्य को दिए बृहस्पति देवता ने। तो शुक्र इस लगन कुंडली में तीसरे भाव के मालिक बने और 8वें भाव के मालिक बने, जो कि कुंडली में सबसे ज़्यादा मार्केट लेकर बैठा है। तो शुक्र देवता तीसरे और 8वें घर के मालिक होने पर इस लगन कुंडली में अति मार्केटों का रिजल्ट देते हैं। हाँ, अगर कोई विपरीत राजयोग की थ्योरी इस पर अप्लाई हो जाए तो वो एक अलग इशू है, उसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। फिलहाल आप कारक मारक की पूरी जानकारी ले लीजिए ताकि आगे आपको कुंडली विवेचन में किसी किस्म की कोई परेशानी ना आए। तो शुक्र देवता तीसरे भाव के मालिक बने और शुक्र देवता अष्टम भाव के मालिक बने। तो इस कुंडली के सबसे पहले मारक ग्रह बने शुक्राचार्य, और ये देवगुरु की कुंडली है। देवगुरु बृहस्पति ने दोनों डिपार्टमेंट शुक्राचार्य को दिए हैं। तो शुक्राचार्य जहाँ बैठेंगे, जहाँ देखेंगे, जहाँ जाएंगे, उस घर का नुकसान अवश्य करते चले जाएंगे, क्योंकि एक मारक ग्रह है शुक्राचार्य। बात करते हैं प्रिय दर्शकों सूरज देवता की, जो कि छठे भाव के मालिक हैं। छठे भाव के मालिक सूर्य देवता बने, जिसके डिपार्टमेंट गिने जाते हैं रोग का, छठा डिपार्टमेंट गिना जाता है ऋण का, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन। हालांकि सूरज देवता और बृहस्पति देवता में मित्रता है, लेकिन फिर भी बृहस्पति देवता ने सूर्य देव को छठे घर का मालिक बनाया, जो कि प्योरली एक नुकसानदेह घर माना जाता है। अगर छठे भाव का मालिक कहीं विपरीत राजयोग की स्थिति में आ जाए तो वो अच्छा फल देता है, अन्यथा
छठे भाव का मालिक सदैव जहाँ जाएगा कुंडली में परेशानी ही खड़ा करता चला जाएगा, क्योंकि वो इस लगन कुंडली में गलत डिपार्टमेंट लेकर के बैठा है। एक मारक ग्रह की पदवी है उसके पास, तो मारक ग्रह हमेशा अपनी दशा अंतर्दशा में नेगेटिव रिजल्ट देता है जब तक सिर्फ उस पर कोई विपरीत राजयोग की थ्योरी एप्लीकेबल ना हो जाए तब तक। तो दूसरे मारक ग्रह बने सूर्य देवता, जो छठे भाव के मालिक हैं। एक और बात प्रिय दर्शकों सदैव याद रखेगा, बहुत सारे लोगों के मुख से मैंने भी ये सुना है, हालांकि ये बात शास्त्र सम्मत नहीं है, कि सूर्य और चंद्रमा देवता को किसी किस्म का कोई दोष नहीं लगता। पर दर्शकों बात ये पूर्ण तथ्य में और सत्यता में नहीं आती। इस लगन कुंडली में जिस भी जातक की सूरज की दशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, वो खुद स्वयं देख सकता है कि वो मृत्यु तुल्य कष्ट तक भोगता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, मेंटल पीस डिस्टर्ब होती है, फजूल के व्यय बढ़ते हैं, कलह कलेश मचता है और हार्डवर्क के बाद भी उसे उतना रिजल्ट नहीं मिलता। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि ये गलतफहमी मन से निकाल दीजिए कि सूरज देवता को और चंद्रमा देवता को 6, 8, 12 यानी त्रिक होने के मालिक का दोष नहीं लगता। सूरज देवता चंद्रमा देवता को भी त्रिक में लॉर्ड बनने का दोष लगता है और अपनी दशा अंतरदशा में वो नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। ये आप उन जातकों से पूछ सकते हैं जिनकी दशा अंतरदशा इस लगन कुंडली में सूरज देवता की चल रही हो। तो सूरज देवता भी इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह बने। तीसरे मारक ग्रह बने शनिदेव। शनिदेव इस लगन कुंडली में 11वें भाव के मालिक बने, जो कि लाभ रिप्रेजेंट करता है, बड़े भाई बहन का सुख रिप्रेजेंट करता है। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भी भाव माना जाता है और 11वां भाव छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी माना जाता है। और साथ में मिला शनिदेव को 12वां भाव, यानी 12वें भाव का मालिक बृहस्पति देवता ने शनिदेव को बनाया। 12वां भाव हमारी विदेश यात्रा का, 12वां भाव हमारे बेड प्लेयर्स का, पति पत्नी के पर्सनल टाइम का, 12वां भाव जेल यात्रा का, 12वां भाव अस्पताल के खर्च का भी माना जाता है। तो शनिदेव भी सूरज देवता के बाद इस लगन कुंडली में 11वें और 12वें भाव के मालिक बने, जो कि इस लगन कुंडली में एक मारक ग्रह माने जाते हैं। मारक ग्रह कुंडली में तब तक मारक रहता है जब तक उस पर कोई थ्योरी विपरीत राजयोग की एप्लीकेबल नहीं हो जाती। मीन लगन की कुंडली में आज मारक ग्रह पढ़कर ये फाइनलाइज हो जाएगा कि कौन सी लगन कुंडली में कितने ग्रह मारक होते हैं, कौन सी लगन कुंडली में कितने ग्रहों का योग कारकता का तत्व होता है। मैंने हर एपिसोड में कोशिश की आपको समझाने की कि मारक ग्रह भी अच्छा फल दे सकता है अगर वो विपरीत राजयोग की स्थिति में पड़ा हो कहीं तो, और योग कारक ग्रह भी आपकी कुंडली का सत्यानाश करने के लिए अकेला काफ़ी है। अगर वो नीच हो जाए, अगर वो इल प्लेस्ड हो जाए, अगर वो 6, 8, 12 में चला जाए, अगर वो 0 डिग्री हो जाए, अगर वो अस्त अवस्था में आ जाए, अगर वो 29 डिग्री हो जाए, कहने का तात्पर्य वो किसी भी तरीके से बलहीन या अशुभ हो जाए तो वो रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होता है। और ये बात आपको स्वयं तय करनी होगी कि आप उसका रतन पहनेंगे या किसी विद्वान की सलाह से उसका पाठ पूजन करके उसके आगे नमन करके या उस ग्रह से जुड़े रिश्तों को सुधार करके आप अपने ग्रह की इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। क्योंकि कारक ग्रह भी अगर 6, 8, 12 में चला जाए या इल प्लेस्ड हो जाए तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको मार्कित्व के रिजल्ट ही देने वाला है, वो सदैव आपको अशुभ रिजल्ट देने वाला है। अगर डिग्री वाइज बलाबल में ना हुआ तो भी आपको उसके कभी रिजल्ट नहीं मिलने वाले। तो ये बात सदैव स्मरण रखनी होगी दर्शकों कि किसी भी लगन की कुंडली हो, आपको 2 चीज़ें अगर निर्णय करनी आ गई या 2 चीज़ों का निर्णय आपने कर लिया, 2 चीज़ों के बारे में आपने समझ लिया, तो कुंडली का विवेचन बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है। अगर पहली, दूसरी, तीसरी बार आपको नहीं समझ में आ रही हो तो किसी विद्वान की मदद भी ले सकते हैं, ताकि ये जान सकते हैं आपके कौन से ग्रह की महादशा चल रही है और वो
कुंडली में कितना योग कारक है और कितने डिग्री रिजल्ट देने के काबिल है। अगर ये समझ में आ जाए तो आप ये इजीली निर्णय करके अपने उपाय की पद्धति में जाकर के अपने ग्रहों को या अपने जीवन स्तर में जो चल रही चीज़ें हैं उसमें उपाय की पद्धति में जाकर सुधार ला सकते हैं, क्योंकि जितने भी उपाय होते हैं वो सुधार लाने में सक्षम ज़रूर होते हैं। एकदम से योग बदले तो नहीं जा सकते, लेकिन उनमें इतनी इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है कि आपका जीवन यापन जीने के काबिल ज़रूर बने। तो मीन लगन की कुंडली में पहले घर के मालिक और दशम घर के मालिक बृहस्पति योग कारक बने, मंगल देव दूसरे और नवम घर के मालिक योग कारकता में आए, शुक्र देवता तीसरे और आठवें घर के मालिक बने जो कि कुंडली के सबसे मारक ग्रह बने, बुध देवता चौथे और सातवें घर के मालिक बने। इसकी प्लेसमेंट हमें बताती है कैसे कारक और कैसे मारक बने। चंद्रमा देवता पंचम भाव के मालिक बने जो कि इस कुंडली के योग कारक ग्रह बने। सूर्य देवता छठे भाव के मालिक बने जो कि इस लगन कुंडली में एक मारक ग्रह बने। शनिदेव 11वें घर के मालिक बने और 12वें घर के मालिक बने जो कि इस लगन कुंडली में एक योग कारक ग्रह बने। दर्शकों, अगर योग कारक ग्रह अच्छा होता तो फिर जिंदगी में कोई दिक्कत परेशानी होती ही नहीं। योग कारक ग्रह भी बहुत बुरा हो सकता है और अगर वो 6, 8, 12 में चला गया तो वो कमज़ोर नहीं हुआ, वो अशुभ हो गया है। हाँ, कोई विद्वान उसे किस तरीके से इंटरप्रेट करता है ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन 6, 8, 12 में गया हुआ ग्रह अशुभ होता है क्योंकि ये त्रिक भाव माने जाते हैं। त्रिक भावों में पड़ा हुआ योग कारक ग्रह कभी अपनी दशा अंतरदशा में योग कारकता दिखाता ही नहीं है। चाहे आप लाखों सैकड़ों कुंडलियां उठा करके देख लीजिए, जिसकी भी दशा अंतरदशा चलेगी वो हमेशा रिजल्ट टोटली नेगेटिव ही आपको देने वाली है। तो वो अशुभता को खत्म करने के लिए आप उसका पाठ पूजन कीजिए, उसके आगे हाथ जोड़ के नमन कीजिए, उससे जुड़े हुए रिश्तों को सुधारिए ताकि वो 6, 8, 12 के बुरे रिजल्ट्स आपको ना दे और आपका जीवन यापन अच्छा हो पाए। तो इसी के साथ प्रिय दर्शकों, आज मीन लगन की कुंडली हम समाप्त करते हैं। कल 1-2 दिन में इसकी प्रैक्टिस मैं अवश्य करवाता रहूँगा, लेकिन मीन लगन की कुंडली के साथ साथ ये तय हो गया कि हर कुंडली में कारक ग्रह कितने होते हैं, मारक ग्रह कितने होते हैं, कारक ग्रह कैसा रिजल्ट देते हैं, मारक ग्रह हमें कैसा रिजल्ट देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं जब हम उनको पाठ बताते हैं कि सर हम पाठ कौन सी माला पे करें, रुद्राक्ष पे, स्फटिक पे, क्रिस्टल पे, तुलसी पे, जो भी माला आप सजेस्ट करें वो करें। लेकिन एक बात सदैव याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, माला का अपना कोई वजूद नहीं होता। माला सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, आपका ध्यान लगाने को इम्प्रूव करने में मददगार रोल ज़रूर प्ले करती है। माला आप कोई सी भी लो, माला का सिर्फ फंक्शन इतना है कि जब आप आंख मूंद करके माला करनी शुरू करो तो माला के ख़त्म होते ही आपको पता चल जाए और आपका ध्यान कंसंट्रेशन उस पाठ की तरफ पूर्णतः लग पाए। नहीं तो आप गिनती करते रह जाते हो कि 108 बार करना है और आपका ध्यान सारा गिनती में चला जाता है, पाठ की तरफ किसी जातक का ध्यान जा ही नहीं पाता। तो ये वहम दिमाग से निकाल दीजिए कि किस पाठ के लिए कौन सी माला ज़्यादा सूटेबल है या नहीं। पुराने टाइम में रुद्राक्ष हुआ करता था और तुलसी हुआ करती थी, या लक्ष्मी माता के लिए कमल गट्टे की माला हुआ करती थी, इससे ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। आज के युग में बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स आ चुकी हैं, आप जो भी मर्जी इस्तेमाल करें माला, क्योंकि माला अपने आप में सिर्फ कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में सहायक सिद्ध होती है, जो आपका पाठ पूजन किया हुआ आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य करती है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।